वेलकम इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज देखते हैं ग्रुप नंबर 15 का परमाणुवीय गुण के उपरांत जो है भौतिक गुण के अंदर परमाणुकता, उसके बाद जैसे आपका अवस्था और धन विद्युतीय लक्षण यानी धात्विक लक्षण और गलनांक क्वथनांक, इस प्रकार का जो आपका अपरूपता, तो ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग परमाणुकता कि समूह 15 के तत्व में नाइट्रोजन द्विक परमाणु, जबकि शेष जो बहुपरमाणु अणु के रूप में रहते हैं। यानी समूह 15 के तत्वों में से यानी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में से ये नाइट्रोजन जो है वो प्रकृति में या परमाणुकता में ये डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, परमाणुविक अवस्था में पाया जाता है, जबकि शेष जो है बहुपरमाणुविक अवस्था में पाया जाता है। जैसे विभोर इस प्रकार से पाया जाएगा। परमाणु का अवस्था परमाणुता का अभिप्राय रहता है किसी अणु में उपस्थित यानी किसी समनाभिकीय अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुता कहते हैं। जैसे फास्फोरस में 4 परमाणु है तो उसका एटॉमिसिटी यानी परमाणुता जो 4 हो जाता है, और N2 का एटॉमिसिटी जो है यानी उसकी परमाणुता 2 हो जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक रहता है, जबकि फास्फोरस जो बहुपरमाणुविक अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद जो विस्तार देखते हैं हम लोग कि अवस्था में तो समूह 15 के तत्वों में से नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। नाइट्रोजन अकेला गैसीय अवस्था में होता है, जबकि शेष जो हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ग्रुप नंबर 15 की जो एलिमेंट्स रहते हैं आपका कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये अकेला जो है डाइएटॉमिक है, द्विपरमाणु में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में रहता है, जबकि शेष जो है ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुपरमाणु रूप में पाए जाते हैं और सॉलिड रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। तो पहला गुण था आपका कि परमाणुकता में जो नाइट्रोजन द्विपरमाणु शेष बहुपरमाणु भी रहते हैं। दूसरा की अवस्था तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और समूह के अन्य तत्व जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के रूप में दे देता है आपका कि नाइट्रोजन गैस होता है जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस क्यों, या ये क्वेश्चन दे सकता है नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है जबकि समूह के अन्य तत्व बहुपरमाणु क्यों। तो उक्त प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन का साइज जो वेरी स्मॉलेस्ट रहता है। नाइट्रोजन का साइज जो है ग्रुप के अदर एलिमेंट से, यानी नाइट्रोजन का साइज ग्रुप के अदर एलिमेंट से बहुत ही स्मॉलेस्ट रहता है। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वेरी स्मॉल होने के कारण नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल और एक नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल से क्या करता है कि एक्सेस ओवरलैपिंग के साथ साथ यानी अच्छी अतिव्यापन के साथ साथ जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है। ये एक्सेस ओवरलैपिंग के उपरांत जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर लेता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है तो ये पाई बॉन्ड बन जाता है और नाइट्रोजन एटम जो आपस में मल्टी बॉन्ड द्वारा यानी बहुबॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। तो बहुत से बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, 3 बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, इसे बहुबॉन्ड कहा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, जबकि शेष तत्व क्या रहते हैं, समूह के अन्य तत्व जो रहते हैं जैसे फास्फोरस रहता है तो इसका आकार जो बहुत बड़ा रहता है। तो अन्य फास्फोरस के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ पाता है, बल्कि ये फास्फोरस के साथ जो है फास्फोरस के साथ इस प्रकार चक्र रूप में जुड़ता जाता है, चक्रीय संरचना के रूप में आगे बढ़ता रहता है।
बहुत से फास्फोरस के साथ एक प्रत्येक फास्फोरस आपस में एकल एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, बहुबॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो एकल एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार वो एक बहुपरमाणु रूप में पाए जाते हैं, यानी एक अणु में बहुत से परमाणु हो जाते हैं, जबकि इसके एक अणु में केवल 2 परमाणु ही आता है। तो मुख्य कारण क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण इनके बाइकक्षक यानी त्रिकक्षकों में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन संभव हो जाती है। इसके कारण नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड यानी बहुबॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, जबकि फास्फोरस परमाणु में यानी फास्फोरस परमाणु का आकार जो है, फास्फोरस व अन्य परमाणुओं का आकार अत्यंत बड़ा होने के कारण इनमें बहुबॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है, जिससे अनेक फास्फोरस होंगे तो ये बहुपरमाणु यानी ये बहुपरमाणु कौन हो जाएगा, बहुत से परमाणु हो जाते हैं। बहुत से परमाणु हो जाएंगे तो इस समय उनका भार जो बहुत हैवी हो जाता है, भार हैवी हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस रूप में बदल जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन के एक अणु में मात्र 2 परमाणु रहते हैं, तो वो जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, यानी 2 ही परमाणु रहते हैं, तो यानी थोड़ा सा हल्का रहता है, गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो मुख्य कारण नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जबकि अन्य तत्वों में यह क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका रीजन हो जाता है आपका कि नाइट्रोजन का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण अन्य परमाणु के साथ बहुबॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य रखता है, जबकि फास्फोरस का आकार अपेक्षाकृत फास्फोरस व अन्य तत्वों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण यह गुण नहीं पाया जाता है। यही कारण कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैसीय अवस्था में, जबकि फास्फोरस या अन्य तत्व बहुपरमाणु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं धन विद्युतीय या धात्विक लक्षण जो है, धन विद्युतीय या धात्विक लक्षण। तो ये ग्रुप नंबर 15 में हम लोग ये देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर आकार बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता का अर्थ होता है धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होना। इलेक्ट्रॉन त्यागना का अर्थ होता है धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होना। तो ऊपर से नीचे गिराने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अर्थात धन विद्युतीय गुण में वृद्धि होती जाती है। धन विद्युतीय गुण अर्थात धात्विक लक्षण में वृद्धि होती जाती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उसमें उतना ज्यादा धात्विक लक्षण आ जाता है। इसलिए कि नीचे वाले धातु होते जाते हैं, ऊपर वाले अधातु रहते हैं। इनमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो अधातु रहते हैं, और ये जो है उपधातु हो जाते हैं, सेमी मेटल हो जाते हैं। और ये बिस्मथ जो है धातु होता है, मेटलिक फॉर्म में होता है। तो ऊपर से नीचे के आने पर धातु लक्षण बढ़ता जाता है। ऊपर वाले जो है अधातु, मध्य वाले जो है उपधातु, और नीचे वाले धातु हो जाते हैं। इस प्रकार से धात्विक लक्षण में आपका कि समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती जाती है। परिणामतः धन विद्युतीय लक्षण या धात्विक लक्षण में वृद्धि होती जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस जो है अधातु, और आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उपधातु, और बिस्मथ जो है आपका धातु हो जाता है। उसके बाद जो आपका होता है यानी अगला गुणधर्म रहता है गलनांक व क्वथनांक। तो याद रखिए रहना, जिनका गलनांक क्वथनांक यानी जिनका धात्विक लक्षण उच्च होता है, गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, तो समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती जाती है, जिससे गलनांक क्वथनांक में भी सामान्यतः वृद्धि होती जाती है। इस समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर धात्विक या धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती जाती है, जिससे गलनांक व क्वथनांक में भी वृद्धि होती जाती है। किंतु अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण एंटीमनी व बिस्मथ का गलनांक कुछ कम हो जाता है। यानी अक्रिय युग्म प्रभाव के समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाता है, क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों का कुछ जो कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। गलनांक क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कुछ कम हो जाता है। उसका कारण जो अक्रिय युग्म प्रभाव दिया जाता है। तो
तो आपको अक्रिय युग्म प्रभाव जो याद में एक बार बताया गया था ना, देखते हैं थोड़ा सा ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। यानी अक्रिय युग्म प्रभाव जो है, तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 होता है। तो Ap में 3 तो और इलेक्ट्रॉन है आपका, और इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये 3p में 3 और इलेक्ट्रॉन है, 3p में आपका 3 और इलेक्ट्रॉन है। जबकि इधर वाले सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन जो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें मात्र 2 जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहता है, और नीचे तरफ आते जाएंगे तो जुड़ा वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाती है, जबकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है। यानी समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर, पी ब्लॉक के किसी समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यथावत, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यथावत, किंतु युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। यानी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो प्रारंभ में ये यहाँ के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का व्यवहार जो है इनके जैसे रहता है। ये तीनों रासायनिक बंध में भाग लेते हैं, तो इसमें युग्मित वाला की संख्या कम है, तो ये जो इनके जैसे व्यवहार करने लगता है और वो भी रासायनिक बंध में भाग ले जाता है। यानी s इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग ले जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जोड़ा वाला का संख्या बढ़ता जाता है, तो अब जो ये s वाला जो इसका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी ये तो रासायनिक बंध में भाग लेता है, लेकिन ये वाला रासायनिक बंध में भाग लेना नहीं चाहता है। जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे गिराते जाते हैं तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यही रहती है। तो स्टार्टिंग में इनके साथ ये वाला भाग लेता है, लेकिन जैसे इस नीचे गिराते जाते हैं तो भाग यानी बंध में भाग लेने की प्रवृत्ति जो है s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कम करता जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसका वाइफ है, तो दोनों जो थोड़ा सा जैसे लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी थोड़ा सा सामान्यतः आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उसी स्थिति में वो व्यक्ति काम में जाकर साथ साथ जो यानी उसकी वाइफ भी काम में जाने लगते हैं, दोनों रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे कमा के बिल्डिंग बना लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता जाता है कि वह व्यक्ति केवल काम में जाता है और उसकी वाइफ भी घर में रहने लगती है, तो रासायनिक बंध में भाग नहीं देती। तो ऐसे ऊपर से नीचे गिराते जाएंगे तो ये s वाला जो रासायनिक बंध में भाग लेने की प्रवृत्ति को कम करता जाता है। और रासायनिक बंध में भाग न लेने की इसी प्रवृत्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है कि पी ब्लॉक के किसी समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक बंध में भाग न लेने की इसी प्रवृत्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं कि पी ब्लॉक के किसी समूह में, पी ब्लॉक के किसी भी समूह में यह घटना घटित होती है कि पी ब्लॉक के किसी समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये इनको n माना जाए संख्या को, तो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग लेने की प्रवृत्ति कम करते जाते हैं। रासायनिक बंध में भाग न लेने की इसी प्रवृत्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो जब रासायनिक बंध में नीचे वाला का s का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, तो उस समय धातु लक्षण कम हो जाती है। तो इस प्रकार अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनका धातु लक्षण कम हो जाता है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम करते जाते हैं। तो इस प्रकार एक आपका अक्रिय युग्म प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट की पीला के किसी समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन स्थायी होते जाते हैं, जिसके परिणामतः इसके रासायनिक वन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। वन में भाग न लेने की इसी प्रवृत्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण एंटीमनी और बिस्मथ का गलनांक जो कुछ कम हो जाता है। उसके बाद होता है अपर रूपता। तो अपर रूपता किसे कहा जाता है कि एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनका रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट जो अपर रूप हो जाते हैं, वो ग्रुप नंबर 14 के हैं, तो उनका रासायनिक गुण समान रहेगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, तो अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूपता में ये फास्फोरस यानी 15वां समूह में फास्फोरस में अपर रूपता पाई जाती है। वो लाल फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस इन रूपों में पाए जाते हैं। उसके बाद श्रृंखलन होता है कि अपर रूपता के पश्चात जो श्रृंखलन, तो श्रृंखलन का अभिप्राय रहता है कि श्रृंखलन का अभिप्राय रहता है किसी परमाणु का अपने प्रकार के परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को, सहसंयोजी बंध के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन में बंध पाया जाता है, बहुत लंबा श्रृंखला बनाया जाता है, तो ऐसे प्रवृत्ति को केटेनेशन यानी श्रृंखलन कहा जाता है। किसी परमाणु द्वारा अपने प्रकार के परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा आबद्ध होकर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे हम लोग इंसान रहते हैं, हाथ को पकड़ पकड़ कर लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहा जाता है। तो इस समूह में यानी ग्रुप नंबर 15 में आपका फास्फोरस में सर्वाधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रुप नंबर 15 में आपका सर्वाधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किसी परमाणु द्वारा अपने प्रकार के परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। इसी बात देखते हैं हम लोग कि समूह 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन यानी रासायनिक गुण भौतिक गुण के उपरांत, तो रासायनिक गुण में पहला होता है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। तो समूह 15 के तत्व में चूंकि इनका बाह्यतम कोश 2p3 विन्यास रहता है यानी np3 रहता है, तो वे 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। जो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका उतना ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था रहता है। तो समूह 15 के तत्व तो ऋण 3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ नीचे वाले जो है धात्विक गुण रखने के कारण उतना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए धन 3, और जिनमें अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं पाया जाता वो 5 तक भी त्याग सकते हैं, इसलिए धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। समूह 15 के तत्व सामान्यतः ऋण 3, धन 3 व धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं हम लोग हाइड्राइड, और इन हाइड्राइडों का गुणधर्म जो है ये अति महत्वपूर्ण रहता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। तो समूह 15 के तत्व सामान्यतः MS3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग समूह 15 के तत्वों का अगला दूसरा रासायनिक गुण में आपका हाइड्राइड रहता है। यानी समूह 15 के तत्व किस प्रकार के हाइड्राइड को प्रिपेयर करते हैं। तो समूह 15 के तत्व पर जनरली धन 3 आवेश मानते हैं, और हाइड्रोजन पर -1 हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 फॉर्म में होता है, जिनमें आइट सिफिक्स लग जाता है, याद रखना, वो ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। जैसे क्लोराइड बोला जाएगा Cl- हाइड्राइड बोला जाएगा तो H- हो जाता है। तो अब त्रिज्या गुणा करते हैं तो एक इसका एक कुछ नहीं मिलती, एक है तो ये एक यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाता है आपका MS3 प्रकार के हाइड्राइड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका, एग्जाम्पल हो जाता है NH3 हो जाता है, PH3 हो जाता है, ASH3 हो जाता है, और SBH3 हो जाता है, और BiH3 हो जाता है। तो BI जो है विषम
विस्मय वो प्रकृति में नहीं के बराबर पाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी तत्व को प्रदर्शित करता है। यानी विस्मय जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है इसलिए प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका अर्धायकर बहुत कम रहता है इसलिए उसको नहीं लिया जाता है। इसका यौगिक बनाना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये समूह 15 के तत्वों का हाइड्राइड हो जाता है। अब इन हाइड्राइडों के बारे में पढ़ना है हमको। तो हाइड्राइडों का पहला गुणधर्म होता है कि तापीय स्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी। तो इन चारों हाइड्राइडों में से कौन ज्यादा स्थायी होगा? NH3, PH3, ASL3 और SBF3। इन चारों में से कौन ज्यादा मजबूत होगा, कौन ज्यादा स्थायी होगा उसको देखना है। यानी कहने का आपको जो कौन सरलता से नहीं टूटेगा। तो ये इधर वाला तब में H3 है, ये अंदर वाला की तुलना करेंगे और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी ऊपर से नीचे गिराने पर आकार में वृद्धि होती जाती है। ऊपर से नीचे गिराने पर आकार में वृद्धि होती जाती है। तो ये नाइट्रोजन का आकार अत्यंत छोटा होता है। इसके साथ जो जुड़ा हुआ H है वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। आकार छोटा होगा तो ये हाइड्रोजन जो है उसके साथ प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे जैसे आकर्षण बल यानी ये आकार बढ़ती जाती है तो उस समय आकार बढ़ती जाती है तो ये इनकी आकार बढ़ती जाएगी या विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। तो ये बंध की प्रबलता जो दुर्बल होती जाती है। जितना बड़ा आकार रहेगा तो बंध की दुर्बलता उतना होता जाएगा। जैसे एक गाय है उसको एक जैसे खंभे से बांध दिए हैं और उसके गला एक रस्सी लगा हुआ है तो रस्सी की लंबाई कम रहेगा तो मजबूत रहेगा यानी बंध अधिक प्रबल रहेगा। और लंबी जितना ज़्यादा लंबा रस्सी रहेगा वो उतना ज़्यादा दुर्बल होता जाएगा। तो ऐसे जो आकार बढ़ता जाएगा तो ये बंध की दुर्बलता बढ़ती जाती है। तो सबसे जल्दी कौन टूट जाएगा कि लास्ट वाला टूट जाएगा। तो जल्दी टूट जाएगा तो वो कम स्थायी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद AL3 होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि तापीय स्थायित्व का वास्तविक क्रम होगा बोल के यानी रियल सीक्वेंस ऑफ द ग्रुप नंबर 15 यानी हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 यानी रियल सीक्वेंस ऑफ ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड। तो ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड का वास्तविक यानी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार NH3 जो है मोस्ट स्टेबल कंपेयर देन PH3 stable compared than AS3 और SBF3 is the less stable compared than SBF3 हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाता है? आपका NH3। तो इसका कारण क्या हो जाता है कि समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है जिसे MH बॉन्ड यानी इनको इस सबको M माना जाता है। ये अंदर वाला को MM मानते हैं। तो ये MH बॉन्ड दुर्बल होती जाती है। समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर MH बॉन्ड दुर्बल होती जाती है जिससे समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है जिससे MH बॉन्ड दुर्बल होती जाती है। परिणामतः तापीय स्थायित्व घटती जाती है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाएगा? आपका NH3 जो है मोस्ट स्टेबल हो जाता है, सबसे ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से तापीय स्थायित्व का क्रम में कि समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है यानी केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है जिससे MH1 दुर्बल होती जाती है फलस्वरूप तापीय स्थायित्व घटती जाती है। तो NH3 सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। उसके बाद अगला रासायनिक गुण होता है आपका कि औपचारिक क्षमता। तो औपचारिक क्षमता का अर्थ होता है जो जितना सरलता से H को दे सकता है वो उतना प्रबल औपचारिक होगा। तो कौन सबसे ज्यादा H को दे सकता है? क्योंकि आपका SBF3 या BIF3 बनेगा तो वो सबसे ज्यादा यानी सबसे सरलता से H को दे सकता है। इसलिए वह आपका यानी
सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो समूह 15 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे गिराने पर केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि और विद्युत में कमी होती जाती है, इससे MH1 दुर्बल होती जाती है, फलस्वरूप अपचायक क्षमता में वृद्धि होती जाती है। यानी अपचायक क्षमता ये आपका SbS3 या BiS3 साइड का अधिक हो जाएगा। उसके बाद अम्लीय स्वभाव रहता है। तो अम्लीय स्वभाव में कि जो जितना सरलता से H को दे सकता है वो उतना प्रबल अम्ल होता है। तो ये साइड का ही आपका ये वाला जैसे BiS3 या SbS3 जो दिख रहा है, यही वाला क्या होगा आपका सबसे प्रबल अम्लीय होगा, क्योंकि वहाँ पे सरलता से H त्यागा जाता है। यानी जो सरलता से H देता है या जो सरलता से H देता है वो प्रबल अपचायक व प्रबल अम्लीय होता है। समूह 15 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे गिराने पर केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि और विद्युत में कमी होती जाती है। परिणाम से MH1 दुर्बल होती जाती है, जिससे हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। परिणाम तो अम्लीय स्वभाव बढ़ती जाती है। तो सबसे प्रबल अम्ल आपका ये SbS3 होगा या BiS3 रहेगा तो वो होगा, और क्षारीय में जस्ट उल्टा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वथनांग या अवस्था जो है, यानी क्वथनांग या अवस्था। तो समूह 15 के विषादा आपका औपचारक या अम्लीय, तो ये जस्ट ऑपोजिट ऐड हो जाता है। NH3 कम PH3 से, PH3 कम ASH3 से, और ASH3 कम होता है SbS3 से। उसके बाद तीसरा होता है क्वथनांग। तो क्वथनांग या अवस्था, तो इन सब में से NH3 PH3 ASH3 व SbS3 में से ये NH3 में, यानी NH3 में N व H परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में इतना अंतर होता है कि वह दूसरा NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइडों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकती है? नाइट्रोजन ही बनाता है, ऑक्सीजन ही बना सकता है और फ्लोरीन ही बना सकता है। तो यही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। शेष तत्व का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना जो है पॉसिबल नहीं रहता है, संभव नहीं रहता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होने के कारण NH1 का इलेक्ट्रॉन N की ओर आ जाता है, जिससे N पर तनिक ऋणावेश और H पर तनिक धनावेश आ जाता है। तो ये दूसरा NH3 के साथ जो है H बॉन्डिंग फॉर्मेट कर लेता है, H बॉन्ड बना लेता है, दूसरा के साथ H बॉन्ड बना लेता है। यानी दूसरा हाइड्रोजन के साथ जो आपका H बॉन्डिंग बना लेगा तो H बॉन्ड बन जाएगी। N और H के बीच जो है H बॉन्ड बन जाता है। तो याद रखिए ना कि जिन यौगिकों में, जिन सहसंयोजी यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है वो प्रकृति में द्रवावस्था में पाए जाते हैं, और उनका क्वथनांक जो है अन्य तत्वों की तुलना, यानी अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च हो जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो उनको उबालने के लिए पहले ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर यानी उबालने के लिए अलग से ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि दो बैल है और रस्सी द्वारा बंधे हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दोनों अलग होने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। खुला है तो रस्सी द्वारा बंधे रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा बंद बना रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो सरलता से नहीं उबलेगा, तो क्वथनांक उच्च हो जाता है। तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला कौन हो जाएगा आपका NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद होता है आपका SbS3 हो जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बनता है कि समूह 15 के हाइड्राइडों में क्वथनांक को समझाइए या अवस्था को ऐसा बोलेगा। तो समूह 15 के हाइड्राइडों में से NH3 में N व H परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होने के कारण N पर तनिक ऋणावेश व H पर तनिक धनावेश आ जाती है, जिससे NH3 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण इनका क्वथनांक अन्य हाइड्राइडों की तुलना में उच्च होती है। यानी इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्योंकि दोनों को क्वेश्चन दिया जाता है NH3 का क्वथनांक
pH3 से अधिक होता है। क्यों? तो वही रीजन हो जाता है कि NH3 के NH3 में N व H परमाणु की वितरणात्मकता में अंतर होने के कारण अंतर होने के कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, जबकि pH3 में नहीं बन पाती है। NH3 में नाइट्रोजन की वितरणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण NH1 का इलेक्ट्रॉन N क्यों आ जाती है, जिसके परिणामतः N पर तनिक ऋणावेश व H पर तनिक धनावेश, परिणामतः NH3 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण इनका क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, NH3 द्रव है जबकि pH3 गैस क्यों बोल के, NH3 द्रव है और pH3 गैस क्यों बोल के। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर सेम वही हो जाएगा कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और pH3 में नहीं पाया जाता। तो ये हाइड्राइडो का गुणधर्म हो जाता है आपका कि समूह 15 के हाइड्राइडो में NH3 के में N व H परमाणु के मध्य वितरणात्मकता में पर्याप्त अंतर होने के कारण N परमाणु पर आंशिकता ऋणावेश व H पर आंशिकता धनावेश आ जाता है, जिससे अमोनिया अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण यानी अमोनिया के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संगुणित हो जाते हैं। परिणामतः इनका क्वथनांक अन्य हाइड्राइडों की तुलना में उच्च होता है। यानी ये आपका अमोनिया जो सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला रहेगा, यानी उसका द्रव अवस्था में पाया जाता है। मान लीजिए वाष्पशीलता कौन अधिक वाष्पशील होगा बोला जाएगा, तो याद रखिएगा कि जिसका क्वथनांक कम होगा वो अधिक वाष्पशील होगा, तो वाष्पशीलता कम बोला जाएगा। इसी वाष्पशीलता क्रम बोला जाएगा, तो दूसरा जैसे हो जाएगा आपका वाष्पशीलता क्रम दूसरा जैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कि समूह 15 के हाइड्राइडों के पश्चात जो समूह 15 के तत्वों का हैलाइड